नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुशीला। आज आप सबों को दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताने जा रही हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का दास था, जो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत में 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और इस राजवंश का नाम दिया गया गुलाम वंश, क्योंकि कुतुबुद्दीन खूब दास था, इसलिए इस वंश का नाम था गुलाम वंश। तो हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंश शासन किए वो कौन कौन हैं। तो पहला हो जाएगा गुलाम वंश, ये 1206 से 1290 तक शासन किए हैं। दूसरा है खिलजी वंश और तीसरा है आपका तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोधी वंश। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे गुलाम वंश का चर्चा करेंगे। ये गुलाम वंश कब शुरू हुआ है? तो 1206 में, और इसका संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ मोहम्मद गौरी 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध करता है, इसके बाद वापस लौट जाता है। लौटने के बाद यहाँ के जो विजित प्रदेश है वो अपने सेनापति, और ऐसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे विश्वसनीय सेनापति था। किसका? मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक और यहाँ बख्तियार खिलजी को अपना विजित प्रदेश को सौंप कर गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आत्मविश्वास के साथ निडरता से भारत के कुछ क्षेत्रों को जीतकर गौरी के साम्राज्य में मिला लिया था। जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है 1206 में, तो उत्तराधिकारी के लिए बहुत सारे लोग संघर्ष करने लगते हैं। बहुत सारे में कौन? उसी का सेनापति। तब इसमें मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक सफल हो जाता है और गुलाम वंश की नींव रख लेता है। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि जिस समय 24 जून 1206 ईस्वी को जब राज्यारोहण होता है, उस समय वो सल्तनत की उपाधि नहीं धारण करता है, बल्कि गौरी द्वारा दिया गया मलिक और सिपह सलार की पदवी से ही अपने को संतुष्ट रखता है। ठीक है। आगे कहते हैं कि इसने न कोई अपने नाम से सिक्के ढलवाए और न ही अपने नाम से खुतबे पढ़वाए थे, क्योंकि ये सल्तनत का सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी अपने नाम से। ठीक है। उत्तराधिकारी को लेकर अब किनके बीच संघर्ष हुआ था? तो पहला है गियासुद्दीन मुहम्मद, ये गजनी के उत्तराधिकारी के लिए दावा करता है। दूसरा है एल्दौज, तीसरा कुवाचा और आगे चलकर इसका दामाद बनता है इल्तुतमिश। ठीक है। अब ये क्या करता है? अपने सूझबूझ से जो इसके सामने विकट परिस्थिति था, उस परिस्थिति को अनुकूल करने का प्रयास करता है। अब कैसे करता है? तो जो इसके शत्रु थे उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसने क्या किया। एल्दौज की पुत्री से अपना विवाह कर लिया। एल्दौज कौन हो गया? ससुर किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और दूसरा कुवाचा से अपनी बहन के शादी कर देता है। तो कुवाचा जो शत्रु था वो क्या हो गया? बहनोई। और तीसरा इल्तुतमिश से अपनी पुत्री की शादी कर देता है, और ये इल्तुतमिश बाद में इसका उत्तराधिकारी बनता है, यानी वो दामाद भी है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि कितना सूझबूझ अपनाकर प्रतिकूल प्रभाव को अनुकूल करने का प्रयास किया कुतुबुद्दीन ऐबक, और बिल्कुल सरलता से अपने साम्राज्य को बचाए रखने का कोशिश किया। आगे देखेंगे ऐबक ने कोशिश किया, क्योंकि वो गजनी का गौरी गजनी का शासक था। ऐबक ने कोशिश किया कि गजनी साम्राज्य के भी हम शासक बने, लेकिन शायद वो नहीं बन पाया, क्योंकि एल्दौज जो था शक्तिशाली गजनी को टक्कर दे रहा था। लेकिन इसी बीच जब एल्दौज भारत की ओर रुख किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी के 40 दिन के लिए शासक बनता है। ऐबक कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए शासक बनता है और गजनी पर अधिकार कर लेता है। लेकिन जैसे ही उस क्षेत्र की जनता जो थे संतुष्ट नहीं हुए, और फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाने लगे कि आइए आप शासन कीजिए। इतना ही बीच में जो उत्तराधिकारी था गजनी का,
सुल्तान मोहम्मद से क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वहाँ से ले लेता है राजसत्ता। राजसत्ता के चिन्ह था छत्र और राजकीय पताका। इसके अलावा क्या लेता है, नकारा, अर्थात यहाँ क्या होता है, दास्ता से मुक्ति। तो हम लोग देखेंगे कि 1206 से लेकर 1208 तक कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल एक मलिक और सिपहसालार की पदवी से ही संतुष्ट था। लेकिन जब उसे कब 1208 में किसके द्वारा, सुल्तान के द्वारा दास्ता से मुक्ति मिलती है, अर्थात सुल्तान की उपाधि मिलती है, तब एक शासक के रूप में स्वतंत्र होकर वो काम करना शुरू कर देता है। अब देखेंगे कि इसका व्यवहारिक जीवन कैसा था। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इतना दान करता था कि इसका नाम रखा गया था, क्या रखा गया था, लाख बखश। इसका अर्थ क्या होता है, लाखों का दानी। अर्थात ये जब भारत की सत्ता में रहा था ना, तो हिंदुओं के लिए बहुत सारे जजिया कर ये सबको समाप्त कर दिया गया था। ये मिनहाज, ये सिराज, इसको बोले थे हातिम द्वितीय। एक इतिहासकार मिनहाज सिराज क्या बोले थे, इसको उपाधि दिए थे हातिम द्वितीय। इसका भी अर्थ होता है दानशील व्यक्ति। फरिश्ता जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि उस समय जो दानशील व्यक्ति होते थे, दानी स्वभाव रखने वाले व्यक्ति थे, उनको ऐबक की उपाधि दी जाती थी। जैसे हम लोग अभी करते हैं कि कोई ज़्यादा दानशील होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, राजा हरिश्चंद्र, उदाहरण देते ना। उसी तरह से फरिश्ता जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि उस समय जो दान प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्ति थे उनको ऐबक की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, यहाँ तक। अब देखना है कि स्थापत्य कला, एक तो पहला तुर्क साम्राज्य की नींव रखा था, और ये था किस वंश का, कुतुबी वंश का, कुतुबी वंश का था। और इसके साथ बहुत सारा समस्या था, संघर्ष था, चारों तरफ शत्रु दिखाई दे रहे थे। उसके अलावा अपना मात्र कितने साल की अवधि में, 4 साल की शासन अवधि में बहुत कुछ कर दिखाया कि आज भी हम आप इतिहास में उसको पढ़ते हैं और एक अच्छा शासक के रूप में जानते हैं। तो स्थापत्य कला में अगर देखेंगे तो कुव्वत उल इस्लाम, पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि दिल्ली और अजमेर पर जब वो आक्रमण किया था, चढ़ाई किया था, तो वहाँ के कुछ विश्वविद्यालय और जैन मंदिर ये सब के तुड़वा कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये कहीं कहीं प्रश्न पूछता है कि इस्लाम धर्म का पहला मस्जिद कौन सा है, तो कुव्वत उल इस्लाम, या इस्लाम के स्थापत्य का पहला नमूना क्या है, पहला भवन क्या है, तो कुव्वत उल इस्लाम। और दूसरा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी मस्जिद है, मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बाद एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके स्मृति में ये क्या बनवाया था, दिल्ली में कुतुब मीनार, लेकिन नींव रखा, दुर्भाग्य के ये नींव रखा। और आगे चलकर 1210 में क्या हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो ये कुतुब मीनार को पूरा कौन करवाया है, इल्तुतमिश। और आगे भी अगर जानते हैं तो कुतुब मीनार का पुनः जो रिपेयरिंग होता है, मरम्मत होता है, वो कौन करवाया है, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार को मरम्मत इधर कौन करवाता है, फिरोज शाह तुगलक। कह रहे हैं ऐबक के शासनकाल को इतिहासकारों ने कहा कि इसके 3 भाग किया जा सकता है, 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वर्ग हो जाएगा 1192 से 1106। क्यों, क्योंकि ये तराइन के द्वितीय युद्ध में अगर गौरी की विजय होती है तो इसका श्रेय किसका जाता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जाता है। तो 1192 से 1206 तक एक सेनापति के रूप में ये शासन करता है, और एक कुशल सेनापति बनकर शासन करता है। तो इसको एक भाग में बांटेंगे।
कुछ इतिहासकार का कहना है कि जिस समय ये सेनापति था, अपने सेना को इतना अच्छा से संगठित किया था कि एक भी सेना न किसान से किसी प्रकार की मदद ले सकते हैं, उनको दमन कर सकते हैं, न कहते हैं कि बकरी खसी क्या क्या शिकार के रूप में या किसी के घर पे कब्जा करना, एक भी सेना अन्याय नहीं करते थे, अनुशासित रखता था। तो एक कुशल सेनापति के रूप में भी निभाया। तो इसका पहला अवधि होगा 1192 से 1206। दूसरा अवधि क्या होगा 1206 से 1208। तो हम लोग देखें कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई 1206 में। 1206 में ये बिल्कुल कैसा एक जीवन व्यतीत किया, शासक बना, लेकिन एक स्वतंत्र शासक के रूप में नहीं बल्कि दास के रूप में शासन व्यवस्था को देखा। तो ये हो गया आपका 1206 से 1208 दूसरा वर्गीकरण। अगर तीसरा वर्गीकरण देखेंगे तो हम लोग क्या देखें कि 1208 में 1208 में सुल्तान महमूद ने उसे क्या की उपाधि दी, छत्र राजकीय पताका, अर्थात दासता से मुक्त कर दी। यानी आप दास अब नहीं रह गए बल्कि एक स्वतंत्र शासक रह गए। तो 1208 से 1210 के बीच में ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने साम्राज्य विस्तार में नहीं लगा बल्कि उसका जो जीता हुआ प्रदेश था उसी को सुरक्षित करने के लिए 2 वर्ष लगा चुका। और इसको कहते हैं कि दुर्भाग्य, शायद ये रहता तो और कुछ करता। लेकिन 1210 में लाहौर में चौगान, जो आधुनिक पोलो है, घोड़े पर बैठ के पोलो खेल खेलते हैं, इस खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ प्रश्न पूछता है कि कौन ऐसे दिल्ली सल्तनत के शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई। तो ये हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। दूसरा, दिल्ली सल्तनत की कौन शासक की राजधानी लाहौर थी। तो ये आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इसके बाद जो आता है दिल्ली में इसकी हिम्मत नहीं हो पाई, क्योंकि दिल्ली में एल्दौज ससुर था, लेकिन कह रहे हैं कि रिश्ता होने के बावजूद भी शत्रुता निभाते रह गया एल्दौज, इसके साथ मित्रता नहीं किया। तो दिल्ली तक ही आने का कोशिश ही नहीं किया, वहीं अपना केंद्र बनाया। केंद्र लोग कहाँ बनाते हैं, जहाँ स्वतंत्र होते हैं, ज़्यादा भय नहीं होती। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी कहाँ बनाया था, लाहौर में बनाया था। अब इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र था आराम शाह, जैसा नाम वैसा ही चरितार्थ, आराम शाह, यानी बिल्कुल आराम वो चाहता था। 1210 में जब वो सत्ता में बैठा तो कुछ नहीं किया, तो तुरंत जो शक्तिशाली सरदार थे ना, इल्तुतमिश, जो इसका गुलाम था, दास था और बाद में दामाद भी बना, उसको आमंत्रित कर दिए कि आइए और दिल्ली सल्तनत की सत्ता को अर्थात तो गुलाम वंश को आगे बढ़ाइए। तो इसके बाद 1210 से 1236 तक कौन दिल्ली सल्तनत के शासक बनता है, इल्तुतमिश। तो यहाँ प्रश्न पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था इल्तुतमिश, तो दास भी था, दामाद भी था। तो क्या उसके पुत्र नहीं थे योग नहीं थे, अपने साम्राज्य को सही से संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए कुछ सरदारों ने मिलकर उसे सत्ता से तुरंत उसी साल, जिस साल ये बैठा, 2-4 महीना के लिए बैठा, इसके बाद इसे सत्ता से हटाकर इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक गुलाम वंश की शासन व्यवस्था को संभाला। तो हमको लगता है कि इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई पूछेगा कि तुर्क साम्राज्य का, भारत में तुर्क साम्राज्य का नींव किसने रखा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इसके बाद क्या हुआ, भारत में राजनीतिक स्थिरता हो गई, यानी भारत में अस्थायित्व प्रदान करने के लिए तुर्कों को अस्थायी प्रदान कौन करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही करवाया, वही पूरा अपने शक्ति से। और इतना विश्वसनीय था कि मोहम्मद गौरी के दिल को जीत चुका था और बहुत आगे। अब यहाँ बहुत सारा कुछ नहीं पूछेगा, एक इसको पूछेगा लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है,
या फिर पूछ देगा कि फरिश्ता ने किस की उपाधि की चर्चा की है। कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम धर्म के पहले स्मारक का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कहाँ है? तो दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? तो ये बहुत लोग इसको तरह तरह की बात बोलते हैं, कुछ नहीं है, एक मस्जिद है। ये मस्जिद है जिसका निर्माण ये कहाँ करवाया है? तो अजमेर में करवाया है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। कुछ लोग कहते हैं इसके नाम पर कुतुब मीनार है, नहीं, अपने गुरु के नाम पर यानी सूफी संत कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में अपने गुरु को ये समर्पित करता है कुतुब मीनार, जिसको आज भारत के हर नागरिक, एक छोटा छोटा बच्चा भी इसका चर्चा करते हैं। इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश। बाद में मरम्मत वाला बात जो पूछता है, कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई? तो फिरोज शाह। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कब से कब तक, इसकी मृत्यु कैसे हुई? घोड़े से गिरकर हुई। इसका राजधानी कहाँ था? लाहौर था। अब बाद वाले शासक की राजधानी किसी का लाहौर नहीं था। आज बस इतना ही। अब अगले वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।